दोस्तों आज के दिन का ये आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में बहुत सारी खबरों को समेटकर आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत कम शब्दों में और आसान भाषा में सारी खबरें आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वो कहते हैं ना कि इंसान जंग में या फिर किसी और मामले में तब हारता है, तब कमजोर पड़ता है जब उसका कोई अपना ही दगाबाजी कर रहा होता है। ऐसा ही इस वक्त कुछ इस्लामिक देश गाजा के साथ कर रहे हैं। इजराइल अब तक हार चुका होता, लेकिन कुछ अपने ही हैं गाजा के दुश्मन जो दगाबाजी कर रहे हैं। इस खबर को बताना तो नहीं चाह रहा था। इन इस्लामिक देशों की हकीकत तो आप अच्छे से जान ही चुके हैं, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब खबरें आती हैं तो उसको बताना जरूरी हो जाता है। हुतीज ने तकरीबन 2 महीने से लाल सागर के अंदर पूरी तरह से इजरायली जहाजों पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी पाबंदी के बाद भी इजराइल के अंदर किसी चीज की कमी क्यों नहीं हो रही है। इजराइल के अंदर सामान लगातार कैसे आ रहा है, सोचने वाली बात है, क्योंकि इजराइल का ज्यादातर सामान जहाजों के जरिए ही आता है। दोस्तों जो शिपिंग कंपनियां इजराइल के अंदर सामान लेकर आती थी वो लाल सागर से आती थी। लाल सागर एक शॉर्ट रास्ता था। अगर समुद्र के जरिए ही किसी जहाज को इजराइल के बंदरगाह पर पहुंचना है तो फिर उसे लंबा रूट तय करना पड़ेगा, अफ्रीका से होते हुए इजराइल की तरफ आना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज्यादा खर्चा भी आता है। तो अब इन इजरायली शिपिंग कंपनियों ने एक नया रास्ता चुना है इजराइल तक सामान पहुंचाने का। ये शिपिंग कंपनियां सामान लेकर जो आती हैं उसको बहरीन और दुबई की बंदरगाह पर उतार देती हैं। जहाजों में भरकर सामान आता है, दुबई और बहरीन की बंदरगाह पर उसको उतार दिया जाता है और फिर दुबई और बहरीन की बंदरगाह से जॉर्डन और सऊदी अरब के ट्रक, वो जो एक पुल बना हुआ है, उस पुल के जरिए इजरायली क्रॉसिंग तक पहुंचा देते हैं। वहां से इजराइल के ट्रक उन सामान को लेकर इजराइल के अंदर आ जाते हैं। यह जानकारी खुद इजरायली मीडिया की तरफ से दी गई और बहुत पहले मैंने भी यह जानकारी आप लोगों को दी थी। तभी तो इजराइल अभी तक जिंदा है, तभी तो इजराइल अभी तक टिका हुआ है। किसी चीज की कोई किल्लत नहीं हो रही है, क्योंकि भाई ये लोग पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो इससे बड़ी गद्दारी गाजा के साथ, फिलिस्तीन के साथ और क्या हो सकती है? जरा सोचिएगा ये लोग कर क्या रहे हैं। आइए अब सीरिया की तरफ चलते हैं। सीरिया में कल इजराइल ने दमिश्क के अंदर एयर स्ट्राइक की ईरान के खुफिया अड्डे पर, जिसमें ईरान के 4 सैनिक मारे गए। रशिया ने इसके बाद ऐलान कर दिया है कि अब उस एरिया में रशिया की सेना हवाई गश्त शुरू करेगी। आपको पहले भी बता चुका हूं कि रशिया की सेना भी सीरिया के अंदर तैनात रहती है। रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम भी सीरिया के अंदर तैनात है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि सीरिया के गोलन हाइट्स में अब रूस की सेना हवाई गश्त करेगी और यह वो इलाका है जहां से इजराइल की सेना के एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान अंदर घुसकर दमिश्क के अंदर बमबारी करते हैं। दोस्तों आज की पहली वीडियो में आपको मैंने यह खबर दी थी कि इराक के अंदर ऐन अल असद सैन्य बेस पर अमेरिका के एक बहुत बड़ा अटैक हुआ। तकरीबन 20 रॉकेट एक साथ दागे गए। खबरें आ रही हैं कि इसमें कुछ मिसाइलें भी शामिल थीं। अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई कि इसमें हमारे सिर्फ 2 सैनिक इंजर्ड हुए हैं, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आई है। पेंटागन की तरफ से जानकारी दी गई है कि इसमें हमारे 70 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। अमेरिका के 70 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। इराक के लोकल सोर्स ने बताया है कि इस हमले में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई है। लेकिन अमेरिका जैसे देश, इजराइल जैसे देश बहुत सारे आंकड़े छिपाते हैं, क्योंकि भाई सुपर पावर है और अगर ऐसे मौत के आंकड़े बता देंगे तो सारी की सारी सुपर पावरी जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। लेबनान की तरफ चलते हैं। कल आपको लेबनान की एक खबर दी थी कि इजराइल के एक ड्रोन ने टारगेट करके एक कार को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों इजराइल के ड्रोन ने जिस कार को निशाना बनाया था वो कार गलत थी। इजराइल जिसको मानना चाहता था उस कार में वो लोग मौजूद नहीं थे। इसलिए आज फिर इजराइल के एक ड्रोन ने एक कार को निशाना बनाया और इस हमले में भी 2 लोगों की मौत हो गई। लेबनान के कफरा शहर में इजरायली ड्रोन ने टारगेट करके एक कार पर अटैक किया। उस कार में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मौजूद थे और उन दोनों लड़ाकों की मौत हो गई। आपकी स्क्रीन पर यह जो शख्स नजर आ रहा है यह इजराइल का पूर्व खुफिया प्रमुख है। इसने कहा है कि अब इजराइल को हार एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वरना इजराइल का एक भी बंधक जिंदा नहीं बचेगा। इन्होंने कहा कि इजराइल इस वक्त एक चौराहे पर खड़ा हुआ है, या तो हमास को खत्म करने का मकसद छोड़ दे या फिर यह भूल जाए
इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि उसका एक भी बंधक जिंदा नहीं बचेगा। अगर इजराइल हमास को खत्म करने की जिद पर अड़ा रहेगा, इस मकसद के साथ युद्ध करता रहेगा, तो एक भी बंधक नहीं बचेगा। और अगर अपने आप को गाजा से समेट लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हां हम इस जंग में हार गए हैं, तब आपके बंधक छूट जाएंगे। देख रहे हो इजराइल के कैसे बड़े बड़े अधिकारी भी इस बात को मान चुके हैं कि हमास को हराना मुश्किल है, लेकिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि हमास ने 4 शर्तें रखी हैं बंधकों को रिहा करने के लिए। अब इजरायली मीडिया जो टाइम्स ऑफ इजराइल है उसकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इजराइल का डेलीगेशन और हमास का डेलीगेशन जो है वो कतर के अंदर बातचीत शुरू कर सकता है इस मामले को लेकर। हो सकता है कि इजराइल हमास की इन शर्तों को मान ले और हो सकता है कि सीजफायर के लिए राजी भी हो जाए, क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन इस वक्त तेल अवीव के अंदर हो रहे हैं उससे नेतन्याहू बहुत कमजोर पड़ रहा है। वरना नेतन्याहू कभी किसी चीज के लिए राजी नहीं होता, लेकिन यहूदी उसके खिलाफ हो चुके हैं। सुबह एक और मैंने आपको खबर दी थी कि साउथ अफ्रीका के मुकदमे का अब बेल्जियम ने भी समर्थन किया है और बेल्जियम भी इस मुकदमे में शामिल हो चुका है। अभी अभी खबर आ रही है कि अब बेल्जियम के बाद आयरलैंड की सरकार भी इस मुकदमे में शामिल होने के लिए राजी हो चुकी है और हो सकता है कि बहुत जल्द आयरलैंड की सरकार भी साउथ अफ्रीका के इस मुकदमे में शामिल हो जाए और इजराइल के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को सही साबित करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में अपना पक्ष रखे। इटली का बयान आया है। इटली ने कहा कि भाई देखिए, हम इजराइल को बहुत सारे हथियार देते थे पहले, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद से, जब से जंग शुरू हुई है, हमने इजराइल को हथियार देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब बहुत सारे देश जो हैं ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये सफाइयां पेश कर रहे हैं कि हम देखिए अब हथियार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गाजा के अंदर जो कुछ हुआ है हर देश को पता है कि इजराइल ने नरसंहार किया है, युद्ध अपराध किया है। इसलिए मामला जब आगे बढ़ेगा तो हर देश का नाम सामने आएगा। अब देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन का मानना है कि इजराइल में जल्द ही चुनाव होंगे और नेतन्याहू उनमें बच नहीं पाएंगे। और व्हाइट हाउस ने लीक किया है कि वो नेतन्याहू के बाद गाजा में एक नया प्रशासन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। जो बाइडेन के प्रशासन को और व्हाइट हाउस को पूरा इस बात का अंदेशा है कि चुनाव होंगे जल्दी और नेतन्याहू अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। कुर्सी तो गिरना ही गिरना है और कुर्सी अगर गिरती है फिर नेतन्याहू का नाम निशान मिट जाएगा। कौन नेतन्याहू, कैसा नेतन्याहू, कोई नहीं जानेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमास के पास अभी भी कई महीनों तक का इजराइल पर हमला करने के लिए गोला बारूद मौजूद है। बहुत बड़ी खबर है ये, इसीलिए तो हमास अभी भी डटकर इजराइल का सामना कर रहा है। कई महीनों का गोला बारूद अभी भी इकट्ठा है हमास के पास। लास्ट वीडियो में एक और मैंने आपको खबर दी थी कि जो डील हुई है हमास और इजराइल के बीच, जिसके मुताबिक बहुत सारे ट्रक गाजा के अंदर दवाई लेकर जा रहे हैं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि जितनी भी दवाई आई है उसमें से 70% दवाई जो है वो कोविड-19 से जुड़ी हुई है। कोविड-19 की किट भेजी जा रही है हमारे पास, जबकि हमें दूसरी दवाई की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का भी एक बयान आया है। ये कहां गायब हो गए हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंग से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते थे कि यूनाइटेड नेशंस ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं चली भाई यूनाइटेड नेशंस की। इन्होंने कहा कि मेरे महासचिव रहने के दौरान इजराइल के सैन्य अभियानों ने बड़े पैमाने पर विनाश फैलाया है और अभूतपूर्व पैमाने पर नागरिकों को मार डाला। मानते सब हैं लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।